बैंकिंग। जी हाँ, आप सब लोगों ने अपने निजी जीवन के अंदर बहुत बार बैंकों के बारे में सुना होगा। आप सब लोगों ने पीएनबी बैंक का नाम सुना होगा, एसबीआई बैंक का नाम सुना होगा, एचडीएफसी बैंक का नाम सुना होगा, आप सब लोगों ने एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा। कुछ यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बैंक देखने के लिए मिलेंगे और कुछ बैंक आप लोगों को प्राइवेट बैंक देखने के लिए मिलेंगे। बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कि बैंकिंग एक चैप्टर के तौर पर इकोनॉमिक्स के अंदर क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और एक इकोनॉमी के अंदर बैंकों का क्या रोल रहता है। आप सब लोग जैसे कि भली बात जानते हैं कि एपेक्स बैंक किसी भी कंट्री का क्या होता है, उसका सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर जो एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बैंक है या फिर इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसे आरबीआई बोला जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन आता है। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आपको सेंट्रल बैंक देखने के लिए मिलता है, जो कि 1 अप्रैल 1935 से फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आप सब लोगों को क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर भी है और साथ ही साथ में आपके रियल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग उसके अंदर क्या क्या कंटेंट जो है वो कवर करने वाले हैं। सेम सेंस के अंदर हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा दैट एक कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। मनी क्रिएशन जो है वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा कैसे की जाती है। बहुत बार हम सब लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मनी क्रिएशन करना कॉमर्शियल बैंक का काम है या फिर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक का काम है इंडिया के अंदर। आगे आप समझेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के भी आपको फंक्शंस और उसका मतलब आप लोग को जानना होगा कि सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद आप सब लोगों के पास आएगा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, आरबीआई इन इंडिया। आरबीआई किस तरह से मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब आप सब लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर मनी सप्लाई के बारे में समझा कि मनी सप्लाई का बेसिकली मतलब होता क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं कि मनी सप्लाई का मतलब है कि कितनी करेंसी लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है। और कितनी करेंसी की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर हम लोगों के पास कितना पेपर करेंसी प्लस कॉइन करेंसी दोनों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात इसके अंदर करने लग रहा हूं तो इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, राइट। अब आप सब लोगों को यहां पर देखा गया है कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो आप सब लोगों को पता है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा लेकर आई जाती है क्या, सेंट्रल बैंक आप सब लोगों के लिए लेकर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूं तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के टूल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एक आपके पास क्वांटिटेटिव टूल्स होता है और दूसरा आपके पास क्वालिटेटिव टूल्स होता है। ये दो टूल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और इन दोनों टूल्स की मदद से आरबीआई क्या करने की कोशिश करता है, पॉलिसीज को, मनी सप्लाई को क्रिएट करने की कोशिश करता है या फिर मनी सप्लाई का जो भी फ्लो है उसको कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं किसके साथ में, कॉमर्शियल बैंक के साथ में। अब आप लोग ऐसा समझिएगा कि सर कॉमर्शियल बैंक का सोल रोल क्या रहता है एक इकोनॉमी के अंदर, मेन फंक्शन क्या है। तो समझिएगा हमारे पास जैसे कि समझ लेते हैं कि दो सेक्टर है एक इकोनॉमी के अंदर। पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर है और सेकंड सेक्टर हमारे पास मान लेते हैं फर्म्स है। और हाउस होल्ड्स का बेसिक काम क्या होता है, हाउस होल्ड्स का बेसिक काम है सेविंग्स करना। क्या करता है हाउस होल्ड, सेविंग्स करता है। और फर्म्स का जो बेसिक काम रहता है वो रहता है इन्वेस्टमेंट का। क्या काम रहता है, इन्वेस्टमेंट का बेसिक काम रहता है। तो जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, जो कि हाउस होल्ड से सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। यानी कि हाउस होल्ड्स के पास जो भी सेविंग्स है उन सेविंग्स को लेकर फर्म्स को देने का काम करते हैं और फर्म से इसके बदले में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और उस इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन जो है वो हाउस होल्ड्स को भी दिया जाता है, जिसको कि आप लोग सेविंग इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। यूजुअली क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करते हैं एज कंपैरेटिवली जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक के द्वारा हाउस होल्ड्स को दिया जाता है उनके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर। और वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक सोर्स ऑफ इनकम भी रहता है।
अब मनी सप्लाई को कैसे क्रिएट किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में अपन लोगों ने पिछली क्लास के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में समझा था, मनी क्रिएशन कैसे की जाती है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। लेकिन आइए सबसे पहले डिटेल में शुरू करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, और हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके द्वारा कुछ बेसिक फंक्शंस ही परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर हर एक संस्था जो है वो कॉमर्शियल बैंक क्यों नहीं बन जाती है, क्या बेसिक फीचर्स होने चाहिए अगर आपको कॉमर्शियल बैंक बनना है, क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर वो अपने आप को कॉमर्शियल बैंक के अंदर रजिस्टर करना चाहता है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कि कॉमर्शियल बैंक वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ एक ऐसी संस्था जो कि फंड्स के साथ डील करती है, यानी कि पैसों के साथ जिनकी डीलिंग रहती है। तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक क्यों नहीं होता है? एग्जांपल के तौर पर आपको एलआईसी देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो फाइनेंस की डीलिंग पोस्ट ऑफिस के अंदर भी होती है, क्योंकि वहां पर आप लोग क्या करते हैं, कई बार सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं पोस्टल अकाउंट के अंदर, राइट। आपके बहुत सारे खाते जो होते हैं वो वहां पर ओपन होते हैं और वहां पर भी आप लोग सेविंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको हम लोग कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं रखते हैं? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स कॉमर्शियल बैंक्स की आप लोग को डेफिनेटली देखने के लिए मिलती होगी। तो बात करते हैं, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है, लोगों से यानी कि हाउस होल्ड से सेविंग्स को इकट्ठा करना, राइट। उनसे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और उसको लोन के तौर पर देता है, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम लोग अपने कंजप्शन के लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए भी लोन लेते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन्स हम लोग कह लेते हैं, हाउस लोन हम लोग कह लेते हैं, राइट, कार लोन हम लोग कह लेते हैं, और साथ ही साथ में ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लोन देता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, फर्म्स को, ताकि वो सही जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके और उसकी वजह से इकोनॉमी की भी ग्रोथ की जा सके। Commercial bank also perform various other functions such as credit creation, transfer of funds, एजेंसी जॉब्स एंड जनरल सर्विसेज। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल प्ले किए जाते हैं, जैसे कि वो क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करता है, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर पैसे को क्रिएट करने का काम जो है वो बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। फंड्स को ट्रांसफर करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। एजेंसी यानी कि एजेंट का रोल भी कॉमर्शियल बैंक आप लोग के बिहार पर प्ले करता है। यानी कि एजेंसी का बेसिक मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक एक कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए क्या करता है? एजेंट का रोल भी प्ले करता है, राइट। तो एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है और इसके अलावा बहुत सारी जनरल सर्विसेज भी दी जाती है, किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। अब आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या है और कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर हम लोगों को किसको जनरली रखना है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के पास आता है इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो कि आया था 1949 के अंदर, और इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है वो कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन को डिटेल में बताता है कि कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों को किसे रखना है। तो अगर मैं इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट की बात करता हूं जो कि 1949 के अंदर आया, वो बताता है कि एक बैंकिंग कंपनी वो होगी जो कि क्या करेगी? ट्रांजैक्ट करेगी बिजनेस ऑफ बैंकिंग को, यानी कि जो बैंकिंग का काम करेगी। और बैंकिंग मैंने आप लोग को पहले भी कई बार बताया है कि जहां पर वर्ड आईएनजी लग जाता है वो एक प्रोसेस बन जाती है, यानी कि ये काम बैंकों के द्वारा रेगुलरली किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इस काम को परफॉर्म किया और उसके बाद फिर इस काम को परफॉर्म नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूसली इस काम को क्या किया जाएगा? बैंकों के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो बैंकिंग विच मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे पहले क्या करना? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है फाइनेंस को, पैसों को एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। किसके फॉर्म में? डिपॉजिट्स के फॉर्म में, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, किस काम के लिए लिए जाते हैं सारे के सारे पैसे? ताकि आगे जाकर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सके। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, राइट। पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट किया जाता है ताकि लोगों को लेंड किया जा सके, जिसको रिपेबल किया जाता है, यानी कि जिसको पे किया जाता है ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय द चेक्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर एंड अदरवाइज, जिसको कि विड्रॉ भी किया जा सकता है। कैसे? चेक्स के माध्यम के थ्रू, ड्राफ्ट के माध्यम के थ्रू, और भी अगर कोई और तरीका है तो अन्यथा तरीकों के थ्रू भी आप लोग उस पैसे को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए देखिएगा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है
क्या कहता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। यानी कि बैंक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंक नहीं हो सकता है या फिर नहीं होता है अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करता है। इफ इट डज नॉट परफॉर्म द टू प्राइमरी फंक्शंस, उनके द्वारा ये दो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाए तो हम लोग उनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं बैंक की कैटेगरी के अंदर। अब वो दो की फंक्शंस क्या है जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परफॉर्म करने होंगे ताकि वो कॉमर्शियल बैंक या फिर बैंकिंग की डेफिनेशन के अंदर या फिर बैंकिंग की परिभाषा के अंदर आ सके। तो सबसे पहला मेन काम इसके अंदर रहेगा एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट, यानी कि लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, मेकिंग एडवांसेस और ऑफरिंग लोन, लोगों को लोन देना। ये दो काम जो है वो प्राइमरी फंक्शन है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक बनने के लिए, यानी कि बैंकिंग कैटेगरी के अंदर आने के लिए। यानी कि आपको यहां से एक चीज समझने के लिए मिलती है कि हर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो होता है, लेकिन हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग या फिर बैंक की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। क्योंकि अगर आप सब लोगों को या फिर एक संस्था को जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम कर रही है, उसको अगर बैंकिंग कैटेगरी के अंदर काम करना है, ऑपरेट करना है, तो उसको ये दो फंक्शन जरूर परफॉर्म करने होंगे। पहला, उसको लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना रहेगा और एडवांस देने पड़ेंगे लोगों को, लोन के तौर पर उसको पैसा देना रहेगा। अब यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं और वो क्या है, एलआईसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ऑफिस जो है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये बैंक की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कहता है एलआईसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक बैंक नहीं है, क्योंकि ये लोगों को लोन तो देता है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता चेकेबल डिपॉजिट को लोगों से, यानी कि लोगों से पैसा नहीं लेता है। लोगों को लोन के तौर पर तो पैसा एलआईसी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन लोगों से डिपॉजिट नहीं करवाता है पैसा किसी भी तौर पर। आगे, कोई भी पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंक की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। बेशक उनके द्वारा डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जाता है लोगों से, लेकिन ये लोगों को लोन देने का काम जो है वो नहीं करते हैं। यानी कि ना ही आपकी एलआईसी ना ही आपका पोस्ट ऑफिस बैंक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं बेशक पैसा लेती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं पैसा देती नहीं है और कुछ संस्थाएं पैसे डिपॉजिट तो करवाती हैं, राइट, लेकिन उसे लोन के तौर पर रेंडर नहीं करती हैं। कुछ लोन के तौर पर रेंडर करती हैं तो वो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करवाती हैं। ये चीजें आप लोग को समझनी होगी। नेक्स्ट आप सब लोगों के पास क्या है, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो यहां से हम लोगों ने सब लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा कि क्या परिभाषा है और क्या बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। अब हम लोगों को यह समझना होगा कि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा मनी कैसे क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, कैसे कॉमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। तो क्या बोलता है, कॉमर्शियल बैंक आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स मनी सप्लाई का एक इकोनॉमी के अंदर कौन है, वो कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया कि लोगों से सेविंग्स इकट्ठा की जाती है, लेकिन जो भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास आता है उसका मैनी फोल्ड टाइम वो पैसा क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और वो कैसे किया जाता है, तो आपको पता होगा कि जनरली दो तरह की डिपॉजिट होती है, एक प्राइमरी डिपॉजिट होती है और एक सेकेंडरी डिपॉजिट होती है। प्राइमरी डिपॉजिट के अंदर जो लोगों के द्वारा पैसा इकट्ठा करवाया जाता है, पैसा जमा करवाया जाता है, उस पैसे के थ्रू मनी क्रिएट किया जाता है। और जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वहां पर क्रेडिट एंट्रीज के थ्रू पैसा जनरेट किया जाता है। यहां पर क्या बोला जाता है कि कॉमर्शियल बैंक एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मनी सप्लाई का एक इकोनॉमी के अंदर, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो है उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है इशू करने की करेंसी को, बिकॉज दे डू नॉट इशू नोट्स और कॉइन। यानी आप एक सिंपल सी चीज समझिएगा यहां पर ध्यान से, कॉमर्शियल बैंक की अपनी एक लिमिट है, राइट, और आपके सेंट्रल बैंक की अपनी एक लिमिट है। सेंट्रल बैंक क्योंकि एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बैंक है, एपेक्स बैंक है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो भी कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड फ्रेम करता रहता है टाइम टू टाइम पर, ताकि एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन से निपटा जा सके। तो आप लोगों को पता है कि जो अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की एक इकोनॉमी के अंदर मनी को प्रिंट करने की जो पावर है वो किसके पास है, आपके सेंट्रल बैंक के पास है। किसके पास है वो पावर आपको आपके सेंट्रल बैंक के पास देखने के लिए मिलती है, यानी कि आरबीआई के पास देखने के लिए मिलती है, राइट। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की वो किसके पास है, वो आपके कॉमर्शियल बैंक के पास है।
आपके सेंट्रल बैंक के पास है, वो कमर्शियल बैंक के पास आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये सप्लायर है मनी के, यानी कि इनके द्वारा बेसिकली क्या किया जाता है, मनी सप्लाई किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी, राइट, दे आर नॉट द अथॉरिटी हु इज इशूइंग द मनी, राइट, इशूइंग द करेंसी। करेंसी को इशू नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लायर है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक के द्वारा मनी क्रिएट किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही कि प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों के थ्रू जो है वो मनी क्रिएट किया जाता है, लेकिन कैसे होता है ये समझते हैं। बैंक रिसीव द कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। सबसे बेसिक सोर्स लोग बैंकों के पास जो पैसे का है वो क्या है, लोगों से पैसा आना सेविंग्स के तौर पर। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको कि हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। उसके बाद बैंक क्या करता है, इस पैसे को आगे देता है। किसे देता है, फर्म्स को देता है या फिर कंज्यूमर्स को देता है जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स, यानी कि जितना उनके पास पैसा आता है उस पैसे से कई गुना ज्यादा बार उनके द्वारा उस पैसे को सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन वो कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको बताया क्रेडिट एंट्रीज के थ्रू। तो यहां पर क्या बोलता है कि मनी इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में नहीं देते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कमर्शियल बैंक के द्वारा मनी क्रिएट जो है वो कैसे किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि मनी क्रिएशन उनके द्वारा किया जाता है दो तरीके से, एक प्राइमरी डिपॉजिट के थ्रू और दूसरा आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट की मदद से कमर्शियल बैंक के द्वारा क्या किया जाता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी क्रिएट किया जाता है। इस तरह से मनी क्रिएट करता है कौन, आपका कमर्शियल बैंक। बोरोवर क्या करता है, जो भी बोरोवर पैसा लेता है वो उसके अगेंस्ट में चेक दे देता है, राइट, क्रेडिट इन देयर अकाउंट। जो चेक है फिर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते हैं मनी के तौर पर। यानी कि आप इसे ऐसा समझिए कि अगर कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 1000 रुपए की आती है, तो उस 1000 रुपए से वो कई गुना बार उस पैसे को सर्कुलेट कर सकता है क्रेडिट एंट्रीज करके, राइट। कैसे, क्योंकि जिन लोगों ने वो पैसा लिया, राइट, उसके बदले में वो क्या देते हैं, चेक देते हैं, और वो चेक एक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, राइट। आगे क्या बोला जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। Total demand deposit with the banks are many times more than the cash reserves of the commercial bank. This is because the commercial bank know by the way of historical experience that all the depositor would not show up in the banks to withdraw and all their deposits by the way of cash. If experience shows that the withdrawals are generally 10% of the demand deposit, the bank need to keep 10% of the cash reserves. अब देखो क्या होता है कि जब भी कमर्शियल बैंक पैसा लेता है तो कमर्शियल बैंक को एक चीज पता होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोग कितना पैसा लेने के लिए आ सकते हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि ऑन एन एवरेज हर महीने लोग जो है वो 10 करोड़ रुपए जो है वो हमसे निकालने के लिए आते हैं और 20 करोड़ रुपए हमारे पास लोग जमा करवाते हैं। तो 10 करोड़ रुपए जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचता है, उस 10 करोड़ को मैं क्या कर सकता हूँ, एडिशनली आगे पैसे को दे सकता हूँ, ताकि मैं और ज्यादा मनी क्रिएट कर सकूं या फिर और ज्यादा पैसा कमा सकूं। अब आइए पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे चलती है देखिएगा यहाँ पर, तो आगे समझिएगा। लेकिन पहले क्या कहता है कि ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक द कैश हेल्ड बाय द पीपल। तो सारी की सारी डिपॉजिट जो होती है वो भी मनी सप्लाई के तौर पर काम करती है, जैसे कि कैश काम करता है। डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज अ मनी सप्लाई इज कॉल्ड द बैंक मनी, और इसको बैंक मनी बोलते हैं। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक बिकॉज दिस इज सर्कुलेटेड इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इशूड बाय द बैंक टू द होल्डर ऑफ द डिपॉजिटर। ये बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को बताई कि मनी क्रिएशन जो है कमर्शियल बैंक के द्वारा दो डिपॉजिट के थ्रू होता है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट बेसिक डिपॉजिट है जो लोगों के द्वारा पैसा जमा करवाया जाता है कमर्शियल बैंक के अंदर, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट है, सेकेंडरी डिपॉजिट के अंदर हम बात करते हैं क्रेडिट एंट्रीज की। किसकी बात करते हैं हम लोग, क्रेडिट एंट्रीज की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे मनी क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल बैंक जनरली ये जानते हैं कि एक पर्टिकुलर समय के अंदर कितने लोग उनके पास पैसा लेने के लिए आ सकते हैं और कितना लोग उनसे पैसा निकलवाने के लिए आ सकते हैं। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक उसी के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप एक चीज मानिए, हम लोग ये मानते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है इकोनॉमी के अंदर, और इनिशियली जो है वो बैंक को डिपॉजिट मिलता है 1000 रुपए का। हम मानते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है। मान लेते हैं कि उस बैंक का नाम है लेना या फिर लेना बैंक। क्या नाम है उसका? लेना बैंक है। सिर्फ एक ही एक बैंक है, और इस बैंक को क्या होता है, टोटली 1000 रुपए जो है वो सेविंग्स के तौर पर लोग जो है इस बैंक के अंदर जमा करवाते हैं। अब बैंकों को लगता है कि 10% रिजर्व्स उन्हें अपने पास रखना चाहिए, वो 10% रखते हैं, और ये चीज नहीं होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक एज पर द परसेंटेज ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, कि 10% पैसा हमें अपने पास रखना है, रेस्ट पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे काम करने वाली है, हाउ डज दिस प्रोसेस बेसिकली वर्क। अब ये प्रोसेस पूरी काम कैसे करेगी, तो इनिशियली डिपॉजिट जो क्रिएट की जाएगी कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो कैसे काम करेगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर डिपॉजिट है, यहाँ पर लोन है, और यहाँ पर आपके पास कैश रिजर्व रेशियो है। आप देखिएगा सबसे पहले जो इनिशियल डिपॉजिट था वो 1000 रुपए का था। अब 1000 रुपए में से 100 रुपए तो बैंकों को अपने पास रखने पड़ेंगे, बिकॉज सीआरआर रेट जो था वो कितना था आपका, 10% था। तो 100 रुपए अपने पास रखने पड़ेंगे, तो 900 रुपए वो क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। फिर बाद में क्या होगा, ये 900 रुपए जो होगा वो इनिशियल मेन डिपॉजिट के अंदर आएगा, क्योंकि क्रेडिट एंट्री के थ्रू सर्कुलेट करेगा। इसका 10% अगेन फिर से बैंकों के अपने पास रखा जाएगा, जो कि 90 रुपए होगा, और 810 रुपए फिर उनके पास लोन के तौर पर देने के लिए अवेलेबल होगा। फिर इस 810 रुपए को क्या किया जाएगा, लोन के तौर पर दिया जाएगा। इसका 10% फिर रखा जाएगा, और 729 रुपए जो है वो लोन के तौर पर रखे जाएंगे देने के लिए आगे। और ये प्रोसेस इसी तरह से एक इकोनॉमी के अंदर चलती रहती है। यहां से आप लोग एक चीज और समझते हैं, या फिर आप एक फॉर्मूला और जान पाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या रहता है, वो फॉर्मूला रहता है आपका मनी मल्टीप्लायर का। तो आप सब लोग एक चीज समझिएगा कि आपको अगर इस चीज को निकालना है तो वो निकाल सकते हैं आप लोग कैसे, मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले के थ्रू। और मनी मल्टीप्लायर का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR, अब और इसको कई जगह पर आपको CRR भी बोल दिया जाता है। जब मैं LRR की बात करता हूं तो LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या मतलब होता है इसका, लीगल रिजर्व रेशियो। जब मैं लीगल रिजर्व रेशियो की बात करता हूं तो इसके अंदर SLR प्लस CRR ये दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कई जगह पर CRR दे रखा होगा, कई जगह पर LRR दे रखा होगा, दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनी मल्टीप्लाई कितना होगा एक इकोनॉमी, यानी कि 1000 रुपए अगर आप लोग डिपॉजिट करते हैं तो आपका मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं 1/LRR, और CRR जो कि इस केस में कितना है, 10 है, इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 गुना, यानी कि 10 टाइम्स मनी क्रिएट किया जाएगा किससे, आपके 1000 रुपए से। अब वो कैसे निकलेगा, ओवरऑल डिपॉजिट जो होगा वो कितना होगा, या फिर ओवरऑल मनी क्रिएशन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल मनी क्रिएशन जो होगा, जो ओवरऑल मनी क्रिएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा आपको कैसे, जब आप इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, आपके मनी मल्टीप्लायर के साथ में। इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 रुपये का था और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 थी। इसका मतलब कि 1000 रुपये से एक कमर्शियल बैंक 10,000 रुपये क्रिएट करेगा एक इकोनॉमी के अंदर। 10,000 रुपीज विल बी क्रिएटेड बाय 10% एज द रिजर्व एंड बाय हैविंग ओनली 1,000 रुपीज, राइट। 1000 रुपये डिपॉजिट होने के बाद उनके द्वारा 10,000 रुपये जो है वो क्रिएट किया जाएगा, और ये इसी तरह से प्रोसेस चलती है। अब आप ये सोचेंगे कि 1000 ही क्यों, जी हाँ, जनरल सेंस में कई लाखों करोड़ रुपीस में ये ट्रांजेक्शन्स होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक बेसिक से एग्जांपल लिया कि 1000 के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन बैंकों के बीच में कई लाखों करोड़ों की रहती है, राइट। आगे अब समझिएगा कि सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, व्हाट आर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है, राइट। अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करता हूं तो सेंट्रल बैंक एक कंट्री का एपेक्स बैंक होता है, जिसे भारत के अंदर RBI बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। यूएसए की अगर बात की जाए तो यूएसए के अंदर उसे फेडरल रिजर्व्स के नाम से जानते हैं, फेडरल रिजर्व्स हम लोग बोलते हैं। हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो सेंट्रल बैंक ना सिर्फ एक इकोनॉमी को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन से बचाने का प्रयास करता है, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एक सेंट्रल बैंक के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं।
जैसे कि ये इशू करता है नोट्स और कॉइन्स को इंडिया के अंदर, राइट। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो नोट्स की। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजर के तौर पर काम करता है, एक एजेंट के तौर पर काम करता है भारत सरकार के लिए, एक बैंक के तौर पर काम करता है भारत सरकार के लिए, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के तौर पर काम करता है बैंकिंग सिस्टम के लिए। अब ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है और भारत सरकार के लिए बैंक के तौर पर किस तरह से काम करता है, यह हम सब लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे ऐसे ही समझिएगा जैसे कि जो एक्टिविटीज़ एक कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लोगों के लिए की जाती है, सेम एक्टिविटी से सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करता है, यानी कि भारत सरकार के लिए करता है। तो उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा और फंक्शंस भी आप लोगों को वैसे ही परफॉर्म करते हो यहां पर नजर आएंगे। मेन जो आप लोगों ने चीजों के ऊपर ध्यान देना है वो एक ही चीज है, वो है आपका राइट मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके जो टूल्स है, जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। उन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आपको जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, राइट, और आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन वी हैव मोरल सुएशंस, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी होगी ताकि आप लोग समझ सके बेहतर तरीके से कि किस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन रहती है उसको कंट्रोल करने का प्रयास सेंट्रल बैंक करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो सेंट्रल बैंक may be defined as an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money supply for general इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, मैनेज करने की, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, राइट, एक्सपैंड करना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है मनी सप्लाई को। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ानी है या फिर एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करना है। अगर एक इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो डिफ्लेशन की सिचुएशन से इन्फ्लेशन की सिचुएशन के ऊपर कैसे लेकर जाया जाएगा, अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल करके डिफ्लेशन की सिचुएशन के ऊपर कैसे लेकर आया जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरी एक बात को, ना सिर्फ एक इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ डिफ्लेशन की सिचुएशन भी एक इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इकोनॉमी जनरली वही अच्छी कंसिडर की जाती है जहां पर आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक इन्वेस्टर भी उन्हीं इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है जो कि स्टेबल होती हैं। The central bank is the apex institutions in the banking and financial structure of the country. तो सेंट्रल बैंक अगर भारत की बात करें तो आरबीआई है, वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मेन संस्था है जो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखती है किसी भी कंट्री का। अगर मैं सेंट्रल बैंक के अगर आपके सामने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात अगर मैं आप सब लोगों के सामने करता हूं तो क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंट्रल बैंक की रहती है। तो सेंट्रल बैंक लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है, दूसरी तरफ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट टू द गवर्नमेंट है, यानी कि भारत सरकार को भी अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो भारत सरकार भी लोन ले सकती है या फिर पैसा ले सकती है किससे, सेंट्रल बैंक से। वो हमारी तरह कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं जाती हैं फंड्स को जनरेट करने के लिए, फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। इंश्योर स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे किसी भी संस्था के अंदर, कंट्री के अंदर। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचती है। मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट जो रहते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर, कंट्री लेवल पर जो भी इकोनॉमिक टारगेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उन इकोनॉमिक टारगेट्स को अचीव करवाने का प्रयास किया जाता है। इंटरेस्ट रेट्स को इनके द्वारा सेट किया जाता है, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है, नोट्स और कॉइन्स को इशू किया जाता है, यानी कि करेंसी को इशू करने का काम जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। नाउ what are the functions of the central bank? Let us try to understand the functions of the central bank. तो central bank plays a leading role in organizing, running, supervising, regulating and developing the banking and financial structure of the country. तो किसी भी कंट्री के, किसी भी राष्ट्र का अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, उसको चलाने में, उसको सुपरवाइज करने में, उसको रेगुलेट करने में और उसको डेवलप करने में, राइट, किसको, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एक कंट्री के अंदर बहुत बड़ा जो रोल रहता है उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का रहता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, एक एपेक्स स्ट्रक्चरिंग बॉडी है, एक एपेक्स ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, एक एपेक्स डेवलपिंग बॉडी है जो कि आपके बैंकिंग सिस्टम को और आपके फाइनेंशियल सेक्टर को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने में एक इकोनॉमी में मदद करती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं?
सबसे पहले फंक्शंस की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपको देखने को मिलेगी मोनोपोली ऑफ नोट सप्लाई। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करता हूं तो ये दो वर्ड से बना है। एक वर्ड आपके पास मोनो है और दूसरा वर्ड आपके पास पोली है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। वहीं पर आप सब लोगों को कहीं पर इकोनॉमिक्स के अंदर अगर ऐसा वर्ड दिखे जिसे बोला जाता है मोनोसोनी। मोनोसोनी का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, मोनो का मतलब अगेन सिंगल होता है और सोनी का मतलब होता है बायर, सिंगल बायर, सिंगल सेलर। तो ये सिंगल सेलर है, यानी कि सिंगल अथॉरिटी है जिसके पास पावर है करेंसीज को इशू करने की, नोट्स को प्रिंट करने की। द सेंट्रल बैंक एंजॉयज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ नोट इशू। भारत के अंदर आरबीआई इशू करता है सारे के सारे नोट्स को, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के नोट्स को छोड़कर और कॉइन्स को छोड़कर। रुपीज 1 नोट्स जो है वो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई के गाइडेंस के अंदर। अब ध्यान से समझिए एक चीज, यहां पर जो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पैसों को, जो कॉइन्स को जो प्रिंट करती है, तो कॉइन्स की प्रिंटेज भी भारत सरकार के द्वारा ऐसे ही नहीं कर दी जाती है, बल्कि इसके लिए भी रिकमेंडेशन लिया जाता है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर मैं कॉइन सिस्टम की बात करूं तो कॉइन्स कैसे काम करते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले आपके पास आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, आपको देखने के लिए मिलता है फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। फिर से समझ लीजिए एक बार, यहां पर क्या आता है, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है क्या, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, करेंसीज को, कॉइन्स को क्या करने का काम किया जाता है, प्रिंट करने का काम किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी जो परमिशन है वो किससे लेनी पड़ती है, वो गाइडेंस जो है वो किससे लेनी पड़ती है, आरबीआई से, है ना। भारत सरकार के पास बेसिक कॉइन्स को प्रिंट करने की पावर है, लेकिन उसकी प्रिंटेज की पावर जो है वो भी पूछकर, यानी कि मदद ली जाती है उसको प्रिंट करने की भी, किससे, भारत सरकार के द्वारा। आगे क्या बोलता है, The currency note issued by the central bank are declared unlimited legal tenders throughout the country. The central bank has to keep reserve of gold, silver and foreign securities for issuing note. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, क्या बात यहाँ पर बोलने लग रहा है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जो भी करेंसीज इशू की जाती है उसको पूरी की पूरी कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, कि लीगल टेंडर माना जाता है। यानी कि अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चले जाएं, यानी कि आप जम्मू से नीचे तमिलनाडु तक चले जाएं, या फिर आप गुजरात से लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएं, हर जगह पर आपको ये करेंसी एक्सेप्ट होती हुई नजर आएगी। कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज ए लीगल टेंडर एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए लीगल टेंडर, राइट। लेकिन जो सेंट्रल बैंक मनी को प्रिंट करता है, तो मनी को प्रिंट करते टाइम पर उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन जनरेट हुए होंगे कि जब आरबीआई के पास मनी को क्रिएट करने की पावर है, मनी को प्रिंट करने की पावर है, तो आरबीआई क्यों नहीं इतने नोट्स प्रिंट कर देता है कि ताकि हमारे देश से जितनी भी गरीबी है वो खत्म हो जाए। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में आते हैं, लेकिन आप लोग को बताना चाहूँगा कि सर इन चीज़ों को करने के लिए इनको गोल्ड, सिल्वर और फॉरेन सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखना पड़ता है। आरबीआई हैव टू कीप फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ इन ऑर्डर टू इशू नोट्स। वो तभी नोट्स इशू कर सकते हैं जितना उनके पास रिजर्व रहेगा, उस रिजर्व्स के हिसाब से ही करेंसी को प्रिंट किया जाता है। सेकेंड, बैंकर एजेंट एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए एक बैंकर यानी कि बैंकिंग एक्टिविटीज करता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक लोगों के लिए करता है, सेम सेंस पर वही सारी की सारी एक्टिविटीज सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है, लेकिन किसके लिए की जाती है, भारत सरकार के लिए। तो बैंकिंग एक्ट the banking account of the government, both central and the state, are maintained by the central bank as the commercial bank does it for the customer. As a banker to the government, it helps the government in short-term loans and advances for temporary requirement and floats public loan for the गवर्नमेंट। अब एक चीज जरा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो क्या बोलता है कि भारत सरकार के यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो खाते हैं वो कहां पर खुले होते हैं, आपके आरबीआई के पास रहते हैं। और जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी अकाउंट्स रहते हैं वो किसके पास रहते हैं, आपके आरबीआई के पास रहते हैं। और जब मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई के पास किस किस के अकाउंट रहते हैं, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही खाते आप लोगों को कहां देखने के लिए मिलते हैं, आपके आरबीआई के पास देखने के लिए मिलता है। यानी कि आरबीआई एक बैंकिंग सर्विसेज देने का काम जो है वो भारत सरकार को करता है। सेम सेंस पर वो एक एजेंट के तौर पर भी काम करता है, एक एडवाइजर के तौर पर भी काम करता है, राइट। और कभी अगर भारत सरकार को पैसों की आवश्यकता हो जाए तो उन पैसों को भी टाइम पर देने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देन बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है, तो क्या बोलता है, ऑल कमर्शियल बैंक की पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंस as deposit with the central bank of the country. This is either because of the convention of legal compulsion. The commercial bank regularly draw currency during the busy seasons and paying in surplus during the slack season. Part of this balance are meant for clearing purposes. That is, all commercial bank keep deposit account with the central bank. The deposit balance of the central bank is considered as cash reserves for the general purpose. Now, आगे क्या बोलता है, बैंकर्स बैंक के तौर पर काम करता है। यानी कि आरबीआई ना सिर्फ बैंक की तरह काम करता है किसके लिए, भारत सरकार के लिए, बल्कि आरबीआई जो है वो बैंक की तरह काम करता है बैंकों के लिए भी। यानी कि जब बैंकों को कभी भी फंड्स की आवश्यकता पड़ जाए, कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो, तो बैंक अप्रोच करते हैं, किसे अप्रोच करते हैं, आपके सेंट्रल बैंक को, कि सेंट्रल बैंक हमें पैसों की आवश्यकता है। जनरली पीक सीजन के ऊपर बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन पैसों के लिए वो जाता है किसके पास में, आरबीआई के पास में, और आरबीआई उनसे कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज रखवा के क्या करती है, उनको फंड्स दे देती है। आगे क्या कहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत एक सेंट्रल बैंक भारत का, उसके पास पावर है, राइट है सुपरवाइज करने का, कंट्रोल करने को सारे के सारे शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक को। यानी कि मैं आप लोगों से बार बार कहने लग रहा हूं कि आपका जो सेंट्रल बैंक है वो एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बैंक है, एपेक्स बैंक है, यानी कि इसके पास एक पावर है। क्या पावर है कि ये भारत के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, भारत के अंदर जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, भारत के अंदर जितने भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि बैंकिंग की एक्टिविटीज कर रही हैं, उनको मॉनिटर करने का काम जो है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, ये डिटेल में समझते हैं। ध्यान से समझिए, एक हमारे पास मान लेते हैं कि देना बैंक है और एक हमारे पास मान लेते हैं कि लेना बैंक है। ये दो बैंक है। देना बैंक ने लेना बैंक को मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए देने थे, और लेना बैंक ने देना बैंक को मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए देने थे। अब होगा क्या कि पहली एंट्री देना बैंक को करनी पड़ेगी। अगर मान लो देना बैंक जो है लेना बैंक को 10 लाख रुपए देता है, तो पहले ये 10 लाख रुपए देगा और लेना बैंक इसके बदले में क्या करेगा, 5 लाख रुपए देगा। तो अल्टीमेटली आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है कि भैया देखो, देना बैंक ने 10 लाख रुपए लेना बैंक को देने हैं, तो लेना बैंक ने नेट 5 लाख रुपए देना है। तो एक काम करो कि ओवरऑल 5 लाख रुपए दे दो किसको, लेना बैंक। तुम देना बैंक को क्या करो, सॉरी देना बैंक तुम क्या करो, लेना बैंक को डायरेक्टली 5 लाख रुपए दे दो और पूरे के पूरे अकाउंट को क्लियर कर दो। ये भी फैसिलिटी जो है वो आरबीआई के द्वारा दी जाती है। तो क्या बोलता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स यूनिक पोजीशन इन डीलिंग विद द डोमेस्टिक एंड फॉरेन फंड्स, सेंट्रल बैंक के पास एक स्पेशल पोजीशन है कंडक्ट करने की क्लियरिंग हाउस ऑपरेशन को, इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स को, सेटलमेंट करने के अकाउंट्स को। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटीज टू द मेंबर कमर्शियल बैंक। किसको मिलती है ये, जो भी मेंबर्स कमर्शियल बैंक है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो सेटल कर सकते हैं अपने क्लेम्स को एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली। क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर जो भी क्लेम है उसको एक दूसरे के ऊपर सेटल किया जा सकता है म्यूचुअली, राइट। एग्जाम्पल, इंडियन बैंक को देने थे एसबीआई को 2 लाख रुपए और एसबीआई को देने थे इंडियन बैंक को 1.5 लाख रुपए। तो इसको सेटल किया जा सकता है एक चेक के थ्रू जो कि 50,000 रुपए का होगा, और इंडियन बैंक दे देगा किसको, आरबीआई के फेवर में, ऑन द आरबीआई को देगा किसके फेवर में, एसबीआई के फेवर में। और इसकी वजह से इंडियन बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, एसबीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 50,000 रुपए से। यानी कि एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है, डायरेक्टली क्लियरली भी उसको क्या किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। तो वो क्लियरिंग हाउस का भी काम जो है वो किया जाता है, वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। देन वी हैव द कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब एक किस्म से हुआ फॉरेन करेंसी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर है, राइट। यूके की करेंसी क्या है, पाउंड है। इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज है, राइट।
तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है वो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो किसके पास आता है, वो आरबीआई के पास आता है। आरबीआई उसको गार्ड करके रखता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा तो उसके कंपैरिजन में, यानी कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए भी आरबीआई यहां पर कई मेजर्स ले सकता है। जैसे कि आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमें ज्यादा करेंसी दूसरी कंट्री की चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा, हमें ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना होगा रादर देन इंपोर्ट। हमें इंपोर्ट के ऊपर कम ध्यान देना होगा और एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग जो है वो बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को मेंटेन करवा पाएंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम, उसको गार्ड करने का काम जो है वो भी कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। So under the system, the RBI control both receipts and the payment of the foreign exchange. A country have in its foreign trade favorable or unfavorable balance. तो एक कंट्री के पास या तो फेवरेबल बैलेंस हो सकता है, कौन सा बैलेंस हो सकता है भैया, फेवरेबल बैलेंस हो सकता है, एक सेकेंड, आपको फेवरेबल बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। और फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है, और फेवरेबल बैलेंस कब देखने के लिए मिलता है, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। देन आपके पास हो सकता है कि अनफेवरेबल बैलेंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिले, और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो वी हैव अनफेवरेबल बैलेंसेस विद अस। सो फेवरेबल बैलेंस हेल्प्स टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री, राइट। तो जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्री के अंदर लेके आने में मदद करता है, जबकि अनफेवरेबल बैलेंस जो है इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज को बाहर पे कर रहे हैं अपन लोग। एज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक कीप्स ए कॉन्स्टेंट वॉच ऑन द सेम सो दैट द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी डज नॉट राइज और फॉल एडवर्सली इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। तो भैया हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवैल्यूएट ना हो, उसको भी ध्यान में यहां पर मद्देनजर यहां पर रखा जाता है। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द सेंट्रल बैंक में इंपोज रिस्ट्रिक्शंस टू कंट्रोल ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज इन द मार्केट। मैंने आपको बताया था, तो ये कैसे किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो बाय डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग के थ्रू आरबीआई कई बार क्या करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है, जिसको मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोलते हैं। जल्दी अपनी करेंसी के ट्रेड को वो रोक देता है, ताकि हमारे पास जो एक्सेस बाइंग और सेलिंग अगर हमारी करेंसीज की देखने के लिए मिलती है तो आरबीआई ऐसा भी कर सकता है। ये भी पावर आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको देखने के लिए मिलती है। नाउ वी हैव द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब है डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि कॉमर्शियल बैंक की सारी जो भी मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉमर्शियल बैंक की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कहीं से फुलफिल नहीं हो पा रही है, और अब कॉमर्शियल बैंक फंस चुका है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, डायरेक्टली आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई को बोलता है कि आरबीआई मुझे पैसों की आवश्यकता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें फंड्स दे दीजिए। तो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर कैश रिजर्व्स, गिव्स देम लोन एंड अकोमोडेशंस एट द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड दस एक्ट एज द लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इमरजेंसी के समय पैसा देता है। द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द शेड्यूल्ड बैंक बाय रीडिस्काउंटिंग देयर एलिजिबल बिल्स एंड थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, राइट। तो इसके बदले में क्या रखवाता है, वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रखवाता है, और उन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बदले में ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। नाउ आगे आता है आप सब लोगों के पास क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने का काम भी करता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, द सेंट्रल बैंक अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट, कि क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी एंड अवॉइड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज बाय several monetary methods such as regulation of the bank rate, open market operation, change इनवेरिएबल रिजर्वेशंस एटसेट्रा। यानी कि आप ऐसा समझिए क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी करता है। यानी कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उसको इन्फ्लेशन को कम करने का काम, डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो डिफ्लेशन की सिचुएशन से इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाने का काम भी आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है। यानी कि आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी है जो एक टूल के तौर पर यूज होती है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमें यहाँ पर दो टूल्स देखने के लिए मिलते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। अब ये चर्चा करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पर पढ़ लीजिए क्या कहता है। मनी
created by commercial banks and other non-banking financial institution constitute a significant portion of the total money supply in an economy। तो जो मनी क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा, वही मनी सप्लाई जो है राइट एक टोटल मनी सप्लाई का जो मनी जो है क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, वही एक मेजर सोर्स है मनी सप्लाई का एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि वही सबसे बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू मनी सप्लाई आप लोग को होती हुई नजर आती है एक इकोनॉमी के अंदर। तो अब उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नाउ वी हैव दी क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। इसके अंदर हमारे पास मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, तो हमारे पास जनरल और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेथड है। जनरल और क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हमारे पास बैंक रेट देखने के लिए मिलता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमारे पास क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिन, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन और पब्लिसिटी, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जिनके थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब आइए वन बाय वन करके क्या करते हैं, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री कैन कंट्रोल क्रेडिट बाय टू मेथड्स। नंबर वन वी हैव क्वांटिटेटिव क्रेडिट कोड, नंबर टू वी हैव क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या आता है, रेगुलेट, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट with a with derivative demand deposit created by the commercial bank in an economy। क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से जानते हैं। डू नॉट रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द क्रेडिट created by the commercial bank but certain particular selective credit which create economic instability, right। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ये तो मानना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये सजेशनरी पॉलिसीज होती हैं जो कि जनरली बैंकों को क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, और आरबीआई अगर बोलता है तो बैंक जनरली इन पॉलिसीज को मानते भी हैं। अब आइए सबसे पहले वन बाय वन करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन पर हमारे पास है क्वांटिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात आप सब लोगों के साथ करता हूं तो क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहले आता है बैंक रेट, और इसको डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि बैंक रेट, डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट सेम है क्या, तो बैंक रेट और डिस्काउंट रेट तो सेम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक अलग एलिमेंट है। इंटरेस्ट रेट का डिस्काउंट रेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार आप लोगों को एक बार ये टर्म्स देखने के लिए मिलेगी, डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर डिस्काउंट रेट का मतलब कतई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। The bank rate is the rate at which the central bank lends fund to the commercial bank, a lender of the last resort against approved securities or eligible bill of exchange। तो अगर मैं बैंक रेट की बात करता हूं, डिस्काउंट रेट की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई पैसा देता है किसी कॉमर्शियल बैंक को। इसके बदले में कॉमर्शियल बैंक से क्या किया जाता है, वो सिक्योरिटीज को अपने पास रखवा लेता है। क्या बोलता है कि भैया ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज आपको हमारे पास क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, तब जाकर हम आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो इसकी वजह से मनी क्रिएट कैसे किया जाता है आइए देखते हैं, या फिर मनी सप्लाई को कैसे रोका जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बोलता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, यानी कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देगा बैंक रेट को, राइट, बाय बैंक ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ऑल मूव्स अप, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक बिकम्स एक्सपेंसिव एंड इज डिस्करेज्ड एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज। बैंक रेट में डिक्रीज, यानी कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन के अंदर अब जनरली क्या किया जाता है, तो अगर मान लो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इसको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो इसको जब बढ़ाया जाएगा तो बैंकों को ये पैसा ज़्यादा रेट पर मिलेगा, और जब बैंकों को ये पैसा ज़्यादा रेट पर मिलने वाला है तो डेफिनेट सी बात है बैंक भी आगे लोगों को ये पैसा जो होंगे वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके देंगे, और जैसे ही हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग डिस्करेज करेंगे इस पैसे को लेने के लिए, और उससे जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन है तो वो कर्व हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है डिफ्लेशन की सिचुएशन के अंदर, यानी कि अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो उस केस के अंदर ये रेट आप लोग को कम होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट आपके पास देखने के लिए मिलता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या किया जाता है, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन को OMO भी बोला जाता है। यहां पर आरबीआई क्या करता है, मार्केट के अंदर, आरबीआई मार्केट के अंदर
गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल या फिर परचेज करता है, यानी कि भारत सरकार की जो सिक्योरिटीज है उनको खरीदने या फिर बेचने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कहां पर? मार्केट के अंदर। जब सेल और परचेज की बात होती है तो ये किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है। ध्यान से देखिएगा, जब सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा तो सेल करने की वजह से क्या होगा? सेल करने की वजह से लोगों के पास सिक्योरिटीज चली जाएगी, और सिक्योरिटीज लोगों के पास आई तो लोगों के पास का जो पैसा है वो किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया। तो इसका मतलब अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई सेल कर देगा सिक्योरिटीज को, और अगर मान लो एक इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन है और आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर क्रिएट की जा सके, तो आरबीआई क्या कर लेगा? सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। क्या कर लेगा? आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। So open market operation refer to buying and selling of approved securities by the central bank with a view of influencing money supply in the economy. During inflationary tendencies, central bank sells securities to the public bank a portion of purchasing power of the public and commercial bank. Cash flow goes to the central bank with the reductions in the deposit. Lending power of the bank decreases, which leads to reductions in the credit expansion. The central bank purchases securities during falling prices, deflationary time या फिर डिफ्लेशन के समय पर खरीदा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश रिजर्व रेशियो। नाउ व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? सीआरआर। तो आइए देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट which the banks are legally required to keep with the central bank is termed as legal cash reserve ratio, CRR, right? total net time deposit का, right? टोटल नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का कुछ पोर्शन जो है वो कमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है। किसके पास में? आरबीआई के पास में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कुछ पोर्शन पैसों का रखना पड़ता है। किसके पास में? रिजर्व्स के तौर पर आरबीआई के पास में। तो अब क्या होगा? अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा आरबीआई तो ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा बैंकों को। किसके पास में? आरबीआई के पास में। और जब आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो डेफिनेट सी बात है बैंकों के पास कम पैसा रहेगा लोगों को देने के लिए, और जब लोगों को देने के लिए कम पैसा रहेगा तो डेफिनेट सी बात है अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वो कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। सो ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस और इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, इफ सीआरआर इज रेज्ड, द लैंडिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक विल कॉन्ट्रैक्ट accordingly. This will cause fall in the money expansions in the economy. A decrease in the ratio has an opposite effect and may be followed during the deflationary tendencies, right? तो इसी के opposite है, right? तो CRR आपको समझ में आया कि CRR का मतलब क्या होता है कि कुछ पोर्शन अपने नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का रखना पड़ता है। किसको? कमर्शियल बैंक को। किसके पास में? आरबीआई के पास में। अगर आरबीआई बोलता है कि भैया अभी मेरे पास 10% के हिसाब से रखो, और आरबीआई कल को उसे इंक्रीज करके बोल दे कि 15% के हिसाब से रखो, तो 5% ज्यादा रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। किसके पास में? आरबीआई के पास में। और उस 5% ज्यादा रखने की वजह से क्या होगा? 5% कम पैसा दे पाएंगे बैंक। किसको? लोगों को। और जब लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो होगी इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसका अपोजिट 10 से 5% कर दे आरबीआई तो उसकी वजह से ज्यादा पैसा फ्लो होगा इकोनॉमी के अंदर, यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो वो इन्फ्लेशन की तरफ मूव करेगी। देन वी हैव स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको कि एसएलआर बोला जाता है। अमाउंट ऑफ एसेट विच बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो एसएलआर का मतलब क्या होता है? कुछ पोर्शन अपना नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का रखना पड़ता है। किसको? बैंकों को अपने पास। कुछ आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है और कुछ अपने पास रखना पड़ता है। तो जो अपने पास रखना पड़ता है अगर उसके रेट को भी बढ़ा दिया जाए आरबीआई के द्वारा तो ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा डिपॉजिट के तौर पर, सिक्योरिटीज के तौर पर। और जब ज्यादा पैसा अपने पास रखने को पड़ेगा तो कम पैसा देने के लिए अवेलेबल रहेगा मार्केट के अंदर। तो क्या बोलता है? द इंक्रीज इन द एसएलआर कॉजेज अ fall rate of the credit expansion. Decrease in SLR causes a rise in the rate of the credit expansion, right? ये बातें यहां पर बोली गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटेटिव टूल्स या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ना इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है फिक्सेशन ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। Margin requirement is the difference between the value of the securities and the loan. When the central bank prescribes a higher margin, the borrowers can obtain less amount of the credit on his stock and vice versa. यानी एक किस्म से अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है फिक्सेशन ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपकी सिक्योरिटीज है, मान लेते हैं मेरा घर है, मैं अपने घर को अभी क्या करना चाहता हूं? गिरवी रखना चाहता हूं। तो या फिर मान लो कि मुझे एक घर को परचेज करना है, राइट?
गिरवी रखना है, मेन कंडीशन ये है। तो आरबीआई क्या बोलता है कि भैया ठीक है, आप हमारे पास रखोगे तो हम आपको 25 लाख का, अगर आपके घर की मतलब ओवरऑल वैल्यू, तो हम आपको इसके बदले में 10 लाख देंगे। तो क्या बोलता है, एक्सपेंशन या फिर फिक्सेशन ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द लोन। जो लोन आपको मिल रहा है और आपकी सिक्योरिटी जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है। तो व्हेन सेंट्रल बैंक प्रिस्क्राइब्स हायर मार्जिन, ज्यादा मार्जिन देता है किसको, बोरोवर्स को, तो बोरोवर्स को कम पैसा देखने के लिए मिलता है अपने स्टॉक्स का, और इसका भी अपोजिट सही है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, अंडर द रैशनिंग ऑफ क्रेडिट सेंट्रल बैंक फिक्स करता है एक मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन्स जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स को। अगर मान लेते हैं कि बजट आया और बजट के अंदर सरकार जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ क्या करना चाहती है, अपना रुझान बढ़ाना चाहती है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आरबीआई क्या कर सकता है, बैंकों को बोल सकता है कि भैया एक पर्टिकुलर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहा है तो उनको ज्यादा पैसा सप्लाई करो, ज्यादा पैसा दो, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आपको ज्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो उसको बोला जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डायरेक्टिव्स। सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम पर डायरेक्टिव्स लेकर आता रहता है जो कि अबाइडिंग होते हैं बैंक्स के लिए। बैंक उन्हें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पर मानते हैं, सर्कुलर के तौर पर वो निकाले जाते रहते हैं, और वो सर्कुलर्स जो है वो टाइम टू टाइम पर पहुंचा दिए जाते हैं बैंक्स के पास में, और बैंक उन सर्कुलर्स को देखते रहते हैं और उन सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग अपनी नीतियों को चेंज करते रहते हैं। Then we have moral suasions. Under this method, the central bank merely uses its moral influence on the commercial bank. अपने moral प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, यानी कि इमोशनली प्ले करने की कोशिश करता है। moral कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यानी कि बाइंडिंग तो नहीं है लेकिन ये सजेशनरी है कि भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक रहेगा, क्या ये करना हमारे लिए सही है। तो यहां पर क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स द एडवाइस, suggestion, request, persuasion with the commercial bank to cooperate with the central bank. If the commercial bank do not follow the advice extended by the central bank, no penal action is taken against them. तो ये suggestions है, राइट, ये गाइडेंस है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई एज सच लीगल कंपल्शन या फिर लीगल एक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं लिया जाता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक बोल रहा है या फिर सर्कुलर लेकर आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो मानना पड़ेगा, और बैंक जल्दी मानते हैं वो चीजें, राइट। Then we have publicity. The central bank gives wide publicity to its credit policy through its bulletin. अपने बुलेटिन निकालता रहता है टाइम टू टाइम पर, उसके बारे में बताता रहता है। The commercial banks are guided as well. Direct actions. The central bank uses direct action against the banks which does not comply with the instructions. No commercial bank can afford to go against the wishes of the central bank with regard to the policy matters, as the central bank has the wide power even to stop banks' operations. कोई भी बैंक चाहकर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक से पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये पंगा पड़ेगा भारी अगर आप पंगा लेने की कोशिश करते हैं तो। क्लियर है, ये बात यहां पर बोली जाती है, राइट। सो ये था आप लोगों का चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि सर 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 क्या, अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़कर पढ़ना चाहते हैं और हर एक टॉपिक्स को अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं, टीचर्स के थ्रू डाउट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, हर चीज अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए, और हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप सब लोग क्या कर सकते हैं, अड्डा 247 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा 247 के प्ले स्टोर, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, वहां से अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सब लोग वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। कहां पर, गूगल क्रोम के ऊपर जाइए। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहां पर आप टाइप करिए अड्डा 247। अड्डा 247 लिखने के बाद यहां पर आएगा अड्डा 247 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप इस इंटरफेस के ऊपर जाएंगे, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाइएगा, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सीयूटी यूजी के ऊपर क्लिक करिएगा। सीयूटी यूजी के ऊपर क्लिक करने के बाद सीयूटी कॉमर्स के ऊपर जाइएगा। सीयूटी आर्ट्स के ऊपर जिस सब्जेक्ट स्ट्रीम से आप हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप सब लोगों को हमारे महापैक बैच के थ्रू जाना चाहिए या फिर महापैक बैच को ज्वाइन करना चाहिए अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं।
क्यों करना चाहिए? क्योंकि महापैक बैच के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक बैच लो और उसके आगे के सारे बैचेस आप लोगों को फ्री में मिलते हैं। चाहे हमारी सबसे बेहतरीन सीरीज प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा 1.0, प्रतिज्ञा 2.0, सारी सीरीज आप लोगों को यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिलती है। इसमें किताबें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि इकोनॉमिक्स की किताबों के अंदर कहीं ना कहीं मैं हर चीज को खुद मॉनिटर करके देखता हूं। तो आप सब लोगों को अगर कोर्सेज को परचेज करना है तो परचेज करने के लिए सीयूटी महापैक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सब लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा सीयूटी कॉमर्स महापैक बाय एडा 247, सीयूटी कॉमर्स महापैक बाय एडा 247। इन दोनों बैचेस में प्राइसेस में डिफरेंस है। अब अगर आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे तो एक चीज समझ में आएगी, क्या कि इसका प्राइस ज्यादा है, इसका प्राइस कम है, क्योंकि इसके अंदर आपको बुक्स देखने के लिए मिल रही है लेकिन इसके अंदर आप लोग को बुक्स नहीं मिलती है। बुक्स आपके घर के ऊपर, एड्रेस के ऊपर भेजी जाती है। अगर आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं, क्लिक करिए इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद यहां से बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिए। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते आपसे कूपन कोड मांगेगा, तो आपको यहां पर टीचर स्पेसिफिक कोड मांगना है जो कि रहेगा Y828। जैसे आप Y828 अप्लाई करते हैं तो Y828 अप्लाई करते ही आपको यहां पर 3060 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। और 3060 रुपए का डिस्काउंट देखते ही आप सब लोग इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज अगर आप लोग की रहती है तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर। और मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर मेल करने के लिए आपको मेरी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। तो मेरी ईमेल आईडी रहेगी क्या? मेरी ईमेल आईडी रहने वाली है prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर मुझे मेल कर दीजिएगा और आपकी जो भी समस्या रहेगी वो डेफिनेटली मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।